वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और कैसे लिखना है एंड आईसीएआई ने कैसे मार्क्स दिए हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ अपने पेपर में देखते हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा होते हैं, थियरी क्वेश्चन होते हैं, बट हर एक क्वेश्चन के अंदर एक आध प्रैक्टिकल तो मिल ही जाएगा। हर एक सेक्शन के अगर सेक्शन ए हो, बी हो, सी हो, हर एक टेक में से एक एक क्वेश्चन होगा ही होगा क्यों प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो और उसको कैसे लिखना है और सॉल्व कैसे करना है। हाँ, तो फर्स्ट केस स्टडी अपने ले रहे हैं क्वेश्चन पेपर से नवंबर 19 के। उसमें क्वेश्चन है 3C। क्वेश्चन 3C में ऐसा लिखा है कि मिस्टर सोनूमल अ वेल्दी इंडिविजुअल प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ ₹80,000 टू मिस्टर दत्तूमल ऑन 26 February 2019. The borrower Mr. Dattumal asked for a further loan of ₹150,000. Mr. Sonumal agreed but provided the loan in parts at different dates. He provided that ₹1 lakh on 28 February 2019 and remaining ₹50,000 on 3rd March 2019. यानी उसमें कैसा है कि दो पार्टीज है, एक सोनूमल जो लेंडर है और जो दत्तूमल है वो बोरोवर है। तो पहले उसने 80,000 मांगा ऑन द डेट 26/2/2019। तो उसने पहले जो 80,000 मांगा वो एक ही स्ट्राइक में दे दिया कि साथ में दे दिए, बट जो दूसरा फर्दर लोन एक्सटेंड करा है वो 1,50,000 का है। तो बट सोनूमल एग्री तो हो गए, बट उसमें ऐसा बोला है कि उसने दो पार्ट में लोन प्रोवाइड किए है। पहली डेट है 28 फरवरी एंड नेक्स्ट डेट है 3rd March 2019। फर्दर क्या हुआ, ऑन 10th March मिस्टर दत्तूमल वाइल पेइंग ऑफ part ₹75,000 to Mr. Sonumal insisted that the lender should adjust ₹50,000 towards the loan taken on 3rd March and the balance as against the loan on 26 March। यानी क्या हुआ कि 75,000 दत्तूमल ने रीपे कर दिए। तो भाई रीपे कर दिए तो उसको कैसे सेट ऑफ करना है वो उसने बता दिया है। उसने ऐसा बोला कि जो 50,000 मैंने दी है वो 3rd March के लोन के सामने सेट ऑफ करना है, और जो बैलेंस जो बचा 25,000 उसको बैलेंस को किसके साथ सेट ऑफ करना है, उसको करना है 26 फरवरी की डेट के साथ। फिर नीचे और क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर सोनूमल ऑब्जेक्टेड टू दिस अरेंजमेंट एंड आस्क्ड द बोरोवर टू एडजस्ट ऑर्डर ऑफ डेटा ऑफ बोरोवल ऑफ फंड्स। यानी ऐसा बोला है कि जो मिस्टर दत्तूमल ने जो पैसे रीपे किए ना, ये ऑर्डर गलत है, उसको ऐसा बोलना चाहिए कि वो एक ही जैसे पहले वाले को पहले रीपे करे और दूसरे वाले को बाद में, ऐसा बोलना चाहते हैं। और नीचे ऐसा लिखा है 3 क्वेश्चंस पूछे, वो देख लेते हैं। नाउ यू डिसाइड फर्स्ट वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर दत्तूमल करेक्ट और अदरवाइज एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी जो दत्तूमल ने जो पैसे दिए और बैलेंस को सेट ऑफ करने की बात बोली है वो सही है या गलत, उसको डिसाइड करो आप। दूसरा ऐसा बोला है व्हाट वुड बी द आंसर इन केस द बोरोवर डज नॉट इंसिस्ट ऑन सच ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ रीपेमेंट। यानी क्या बोला है, ऐसा बोला है कि व्हाट वुड बी द आंसर इन केस द बोरोवर डज नॉट इंसिस्ट ऑन सच ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ रीपेमेंट। यानी ऐसा बोला है कि बोरोवर जो भी है उसने कुछ ऐसा नहीं बोला है कि मैं किसके सामने सेट ऑफ कर रहा हूँ, तो फिर लेंडर को डिसाइड करना है। व्हाट एंड थर्ड में ऐसा बोला है व्हाट वुड बी द मोड ऑफ एडजस्टमेंट और अप्रोप्रिएशन ऑफ सच पार्ट पेमेंट इन केस नाइदर मिस्टर सोनूमल और मिस्टर दत्तूमल इंसिस्ट एनी ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑन देयर पार्ट। यानी ऐसा बोला है कि दोनों में से कोई भी पार्टी ने कोई भी ऑर्डर डिसाइड नहीं किया है तो सेट ऑफ कौन से ऑर्डर में होगा। मार्क्स जो भी है वो 6 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसको लिखना कैसे, उसके मार्क्स कैसा लोकेशन है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी। बट पहले उसको बता दूं कि इसमें प्रोविजन कौन सा लगेगा। इसमें प्रोविजन लगेगा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, जो कि अपने यूनिट 4 में दिया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि 4.9 में एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट है, और उसमें बोला है कि समटाइम्स अ डेटर ओव सेवरल डेट्स। डेटर क्या कर रहा है कि बहुत सारे डेट्स ले रहा है। मैं अभी प्रोविजन पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं खाली ऊपर से रीड कर लूँगा, क्योंकि आपको भी पता है कि वीडियो शॉर्ट होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और फटाफट देखने में भी आसानी रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 59 to 61 में बोला गया है कि उसमें 3 टाइप के एक एडजस्टमेंट है कि पेमेंट का कैसे डन है और कैसा नहीं है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर द डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। इसमें ऐसा बोला गया कि अगर डेट को डिस्चार्ज करने का कोई भी इंडिकेशन दिया है कि अगर मैं लास्ट पेमेंट कर रहा हूँ और वो लास्ट पेमेंट को आपने जो फर्स्ट डेट दी थी उसके सामने सेट ऑफ करना है तो वो है, अगर सेकंड डेट के सामने सेट ऑफ करना है तो वो है, अगर लास्ट में 3rd डेट के सामने सेट ऑफ करना है तो वो है, तो वो प्रोविजन लिखे गए हैं। सेकंड पॉइंट में ऐसा लिखा है कि एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। यानी इसमें कुछ भी इंडिकेशन नहीं दिया है। जो मैं रीपेमेंट ऑफ लोन करता है मिस्टर दत्तूमल जैसे कि अपने क्वेश्चन में पार्टी, उसमें उसने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि मैं आपको किसके सामने सेट ऑफ करना है। तो फिर आप देख सकते हैं कि आप कैसे उसको कोई भी जो भी बोरोवर
ने कुछ भी इंडिकेशन नहीं दिया है तो फिर क्या कर सकते हैं कि लेंडर को जो भी ऑप्शन रेलेवेंट लगे वो कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट में ऐसा बोला है कि एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, नाइदर पार्टी यानी कि लेंडर ने भी कुछ डिसाइड नहीं किया और बोरोवर ने भी कुछ भी डिसाइड नहीं किया, तो वो केस में प्रोविजन क्या होंगे। इसमें देखते हैं कि इसका प्रोविजन मैंने कैसे लिखा है, मैंने उसको प्रैक्टिकल यानी केस स्टडी को सॉल्व कैसे किया है, मार्क्स कैसे मिले और आपको भी कैसे करना है जो आपके एग्जामिनेशन में आपको अच्छे मार्क्स दे सके। अभी कोई भी केस स्टडी आप सॉल्व करो तो मैं एक ऐसा बोल रहा हूँ कि उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। 3 पार्ट इन द सेंस के पहले आप प्रोविजन का पार्ट लिखो, प्रोविजन में ऐसा लिखो कि अपना कोई भी एक्ट है, समझ लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये प्रोविजन है तो उसमें ऐसा बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर क्या लिखेंगे, अपने सेक्शन लिखेंगे, अगर याद है तो ठीक है, नहीं अगर नहीं है तो क्या, अगर एज पर द प्रोवाइडेड सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द प्रोविजन इज दिस एंड दैट। जो भी प्रोविजन है मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा दूंगा कि कैसा लिखा है और कैसा नहीं। उसके बाद अपने चालू करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या होगा, अपना एनालिसिस होगा। अभी अब मॉड्यूल पढ़ते हो उसमें बहुत सारे एग्जांपल होगा, उसमें ऐसा लिखा होगा कि एनालिसिस। तो एनालिसिस क्या होगा कि कोई भी केस स्टडी का डीप एग्जीबिशन करना कि उसमें क्या है और क्या नहीं है, तो आप वो भी देख सकते हो कि एनालिसिस लिखना है। एंड लास्ट एंड थर्ड पार्ट के कंक्लूजन, कोई भी केस हो उसका सॉल्यूशन तो होना चाहिए। आपने प्रोविजन भी बता दिए, फिर आपने बोल दिया कि ये है ये नहीं है, बट एट द एंड कंक्लूजन होता है। तो कंक्लूजन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि थस इट वॉज हेल्ड दैट, ये ऐसा लिख सकते हो कि कंक्लूजन और फिर आपका जो भी आंसर हो वो 3 पार्ट में आपका केस स्टडी सॉल्व होना चाहिए। मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन 3 में सी जो अब मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा उसके प्रोविजन क्या है और मैंने क्या लिखा और कैसे मार्क्स मिले और आप कैसे लिख सकते हो और आपको कैसे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो प्रोविजन पहले जो मैंने बोला उसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसमें पहला पार्ट में यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 59 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 60 ऑफ द सेम एंड 61, यानी वही एक्ट में सेम लिख दिया, ऑफ इट डिस्क्राइब अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। जो वही मैंने बोला कि उसमें प्रोविजन कौन सा अप्लाई होगा, तो प्रोविजन जो अप्लाई होने वाला है यहाँ पे वो प्रोविजन है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, बराबर है। उसमें अपने केस स्टडी दिया है कि मिस्टर सोनूमल और दत्तूमल की, तो वो केस स्टडी भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैंने केस स्टडी लिखी है, व्हेन मिस्टर दत्तूमल borrowed money from Mr. Sonumal on different day and dates, he is become liable to pay him in accordance with। उसने जो भी पैसे लिए उसको पेमेंट अपने देने वाले, तो कौन से अकॉर्डेंस में देने वाले वो भी। व्हेन डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, ये पहले प्रोविजन आपको डिक्टेट करना पड़ेगा। आप आगे जो मैंने प्रोविजन बोला उसमें भी लिख सकते हो, बट मैंने क्या किया है नीचे एनालिसिस में क्या किया है, पहले एक्सप्लेनेशन दिया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और दूसरा जो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन लिखा है वो नीचे ऊपर जो मैंने लिखा है वो केस के कॉन्टेक्ट में लिखा है, नीचे जो लिखा है वो प्रोविजन के हिसाब से लिखा है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो पहले मैंने जो लिखा था व्हेन द डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, जो मैंने आपको प्रोविजन यूनिट 4 में दिखा दिया वही प्रोविजन यहाँ पे लिखा है मैंने। अभी व्हेन मिस्टर दत्तूमल रेडी टू रिपे द डेट टू मिस्टर सोनूमल हैज़ टू बी डिस्चार्ज द डेट इंसिस्टेड बाय द मिस्टर दत्तूमल, यानी क्या है कि जब भी रीपेमेंट हो रहा है, जैसे कि अभी इसमें ऐसा लिखा है दत्तूमल जब भी रीपेमेंट कर रहे हैं तो उनने बोला है कि मैं ये टाइप प्रॉपर ये ऑर्डर में रीपेमेंट कर रहा हूँ, तो प्रॉपर ये ऑर्डर में आप रीपेमेंट कर रहे हो तो उसके प्रोविज़न है कि हाँ, अगर डेटर ने बोला कि मैं ये ऑर्डर में रीपेमेंट कर रहा हूँ तो क्रेडिटर को वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन व्हेन देयर इज एनी डेट एंड इट इज रेडी टू रिपे बाय द डेटर, ही इंसिस्टेड टू द क्रेडिटर टू डिस्चार्ज इट अकॉर्डिंग टू डेटर। वो क्या कर सकता है, अपने हिसाब से उसको डिस्चार्ज कर सकता है। देन क्रेडिटर हैज़ टू डिस्चार्ज अकॉर्डिंगली। सेकेंड जो प्रोविजन है उसमें क्या लिखा है कि व्हेन डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, सेक्शन 60, व्हेन मिस्टर दत्तूमल डज नॉट सिग्निफाइज, दत्तूमल यानी डेटर, एनी डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन टू एडजस्ट इट, देन मिस्टर सोनूमल कैन एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू दैम। यानी डेटर ने कोई ऑर्डर फिक्स नहीं किया है तो क्रेडिटर कोई भी ऑर्डर में उसको फिक्स कर सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन क्रेडिटर कैन डिस्चार्ज द डेट अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, क्रेडिटर अपने हिसाब से उसको डिस्चार्ज कर सकता है। थर्ड, उसमें लिखा है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट व्हेन नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, यानी उसको अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का कैसा करना है कि ना क्रेडिटर भी एग्री है या ना डेटर भी एग्री है, तो उसमें क्या होगा वो भी लिखा है मैंने। नाइदर मिस्टर दत्तूमल नॉर मिस्टर सोनूमल एग्री टू डिस्चार्ज द डेट according to their choice. In such a case, law assumes it may be discharged according to the nature of borrowing by method of first in first out. मैंने मेथड इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है नहीं, कोई भी यहाँ पे प्रोविजन में भी लिखा नहीं है, बट प्रोविजन में लिखा है ऑर्डर ऑफ टाइम। अभी ऑर्डर ऑफ टाइम में यानी उसका सेकंड अपने अल्टरनेटिव नाम ये यूज़ कर सकते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑर्डर ऑफ टाइम यानी जो पहले ली उसको पहले रीपे करो, तो वो यानी थर्ड प्रोविजन ऐसा बोल रहा है कि कोई भी अपने डेट को डिस्चार्ज करने का इंडिकेशन नहीं दिया है या
हाँ दोनों पार्टी ने नहीं दिया है तो उसको कैसे डिस्चार्ज करेंगे, ऑर्डर ऑफ टाइम में। ऑर्डर ऑफ टाइम में यानी पहली डेट पहले डिस्चार्ज होगी, दूसरी डेट दूसरी, या तीसरी एंड तीसरी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन द डिस्चार्ज ऑफ द डेट इज नॉट अप्रोप्रिएटेड बाय एनी ऑफ द पार्टी, सो इट मे डिस्चार्ज इन द ऑर्डर ऑफ टाइम, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया। अभी 3 क्वेश्चन जो लिखे थे, जो अपने क्वेश्चन पेपर में 3 सवाल पूछे थे कि कंटेंशन ऑफ मिस्टर दत्तूमल सही है कि गलत, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। थर्स इट वॉज हेल्ड दैट, यानी मीन्स कि अपने आप कंक्लूजन पे आ गए। द कंटेंशन ऑफ मिस्टर दत्तूमल इज वैलिड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 59। अभी यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने प्रोविजन तो ऊपर लिखे, उसके बाद अपने एनालिसिस किया, एनालिसिस में आपने एक्सप्लेनेशन भी दिया, और उसके बाद आप कंक्लूजन में भी फिर से एक्सप्लेनेशन होगा, तो ये एक आंसर एंड ही नहीं होगा। तो फिर आपको उसका रेफरेंस देना है कि कौन से सेक्शन में ये कंटेंशन सही है। तो कंटेंशन मिस्टर दत्तूमल का सेक्शन 59 में सही है, क्योंकि पहले उन्होंने क्या किया था, उसमें क्या होगा कि मैंने डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, इंडिकेशन दे दिया है कि जो 50,000 है वो लास्ट से करना है और जो 25,000 है वो फर्स्ट से करना है, ठीक है। सेकेंड में क्या, इन सच अ केस इट में बी अप्रोप्रिएटेड बाय द लेंडर अकॉर्डिंग टू हिम डेट इज डिस्चार्ज और मिस्टर। सेकेंड केस मुझे याद नहीं है कि क्या क्वेश्चन पूछा था, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। What would be the answer in the case borrower does not insist on such order of adjustment, यानी बोरोवर ने कोई भी ऐसा ऑर्डर डिस्चार्ज नहीं किया, तो आप कोई भी हिसाब से वो उसको डिस्चार्ज कर सकता है। इन सच केस इट में भी अप्रोप्रिएटेड बाय द लेंडर अकॉर्डिंग टू हिम, लेंडर यानी जो पैसे दे रहा है, मिस्टर सोनूमल को जो भी पैसे आपने दिए वो कोई भी डेट के सामने डिस्चार्ज कर सकता है। अब चॉइस उसके हाथ में हो चुकी है। एंड थर्ड में क्या है कि नाइदर पार्टी ने किया है, तो उसमें क्या होगा, द डेट विच वॉज फर्स्ट टेकन इज एडजस्टेड अगेंस्ट द रीपेमेंट बाय द बोरोवर, यानी ऑर्डर ऑफ टाइम का जो प्रोविजन होगा वो यहाँ पे देखा जाएगा कि जो भी डेट है वो पहली उसके सामने जो भी आपने रीपेमेंट किया है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा गया था, क्वेश्चन 3C बराबर है। अभी मैंने लिखा यहाँ पे, लिख तो दिया जितना आता था उतना। मार्क्स अलोकेशन देख लेते एक बार। ICA ने कितने मार्क्स दिए, 5 मार्क्स दिए। 5 आउट ऑफ 6 मीन्स अराउंड अबाउट अपने 83.33% आपने मार्क्स यहाँ पे गेन किए हैं प्रोविजन केस स्टडी में। अभी लोग बोलते हैं यार केस स्टडी में ये मार्क्स नहीं मिलते, आपके सामने ICI की चेक हुई आंसर शीट है, उसमें लिखा है कि 5 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिले स्टेप 1 3C क्वेश्चन बराबर है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर फ्लो फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है ऐसा नहीं, आप कोई भी ऐसा फ्लो आप बना सकते हो जो आपको रेलेवेंट लगे, बट केस स्टडी का कोई भी आंसर हो ना वो सिंपल एंड शॉर्ट होना चाहिए, प्रोविजन भी समझ में आना चाहिए, जो केस दिया है वो भी समझ में आना चाहिए, एंड एट दी एंड उसका कंक्लूजन है वो भी समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन 3C में आपने देख लिया कि क्वेश्चन कैसा है और कैसे सॉल्व करना है। अब मैं कंपनी लॉ का एक क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल लिखे आंसर में क्वेश्चन पेपर में भी पूछे, बट इन द सेंस वीडियो में सारे एक्सप्लेन करके सारे समझो, इससे अच्छा 2 जो पर्टिकुलर है और इन शॉर्ट है, तो आपको भी आपका भी टाइम जितना सेव हो सके और आपका फटाफट रिफर हो सके कि प्रोविजन और केस स्टडी को कैसे लिखना है और कैसे सॉल्व करना है। तो अभी मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन 6C, और वो क्वेश्चन यहाँ पे एन assessee had large income in the form of dividend and interest. In order to reduce his tax liability, he formed 4 private limited company and transferred his investment to them in exchange of their shares. The income earned by the companies was taken back by him as a pretended loan. Can A is regarded as separate from the private limited company he formed? अभी ये ना बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो ICI हमेशा 2 और 1 अटैम्प्ट में रखता ही है अपने। और ये केस लॉ को मैं बोलूँ तो कंपनी लॉ का पॉपुलर केस लॉ डिनशॉ मानेकजी पेटिट वाला, कि ये असेसी भी है ना एक कंपनी फॉर्म करता है जो भी अपनी इनकम है ना उसको क्या करना है, प्रिटेंडेड लोन की तरह उसको डाइवर्ट करने के लिए, और जो भी वो कंपनी को लोन देता है और कंपनी से फिर से वो रिफंड लेता है, तो वो ऐसा बोलना चाहता है कि जो मेरे को रिफंड देता है वो मेरा रीपेमेंट लोन है, बट वो रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं है, जो इनकम उसको मिल रही है ना वो इनकम को उसको डाइवर्ट करा है, और क्योंकि टैक्स लायबिलिटी को उसको रिड्यूस करना है इसलिए। अभी उसका प्रोविजन क्या है और केस स्टडी कैसे लिखना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि मैं आंसर 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, पहले प्रोविजन, एनालिसिस एंड लास्ट में कंक्लूजन। तो पहले प्रोविजन लिखा है, हाँ, और क्वेश्चन जो आप भी लिख रहे हो वो पहले बीच में मेंशन कर लेना, पेज से शुरू करो, और जो मिडल ऑफ द पेज में ना उसका हेडिंग लिख दो कि क्वेश्चन 6, और ब्रैकेट में लिख दो कि कौन सा क्लॉज है, यानी मीन्स कौन सा सब डिवीजन है, A, B या C। तो जो यहाँ पे दिख रहा है वो है C अपने लिख रहे हैं। प्रोविजन जो भी है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी फॉर्म टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू इंक्लूड्स लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, यानी अपना जो कंसेप्ट है कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे असेसी और कंपनी को एक ही माना जाएगा, दोनों डिफरेंट एंटिटी नहीं हो सकते।
जो कि यहाँ पे मैंने एनालिसिस में लिखा है। और ये देखना, ये इन शॉर्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। मैंने एक लेंथी क्वेश्चन लिया और एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, तो आपको पता चलेगा कौन से टाइम में आपको कितनी लेंथ रखनी है और कौन से टाइम में आपको कितनी लेंथ नहीं रखनी है। हियर ए एन assessee earn huge income and to avoid to pay tax he opened for private company to invest the income on them and take it back as a pretended loan। यानी क्या किया कि अपनी जो इनकम है उसको टैक्स लायबिलिटी से डाइवर्ट करने के लिए 4 प्राइवेट कंपनी बनाई और वो जो प्राइवेट कंपनी है उसको लोन दिया एज अ प्रिटेंडेड लोन, बट द कंपनी इज नो फर्दर ट्रांजेक्शन। अभी जो 4 कंपनी बनाई है ना उसके कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, खाली ये ट्रांजेक्शन है। कौन सा कि लोन लेना, कहाँ से लेना, तो जो असेसीज, और रीपेमेंट किसको करना, असेसी को करना। प्रोवाइडेड वो इट मे बी हेल्ड दैट द कंपनी वाज नॉट मोर देन असेसी हिमसेल्फ। यानी ये भी जो भी केस है उसमें से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि असेसी और कंपनी डिफरेंट नहीं है, बोथ आर वन इन द सेम, क्योंकि ये जो भी है वो असेसी के बेनिफिट के लिए ये, ना कि कोई फर्दर ट्रांजेक्शन हो रहा है जैसे कि अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपनी को। लास्ट में कंक्लूजन मैंने लिखा है कि थस इट वाज हेल्ड दैट इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए सेपरेट फ्रॉम द कंपनी बिकॉज ही यूज द कंपनी टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन यानी टैक्स लायबिलिटी एंड प्रोटेक्ट रेवेन्यू। सो इट मे बी हेल्ड दैट द कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड, यानी जो कॉर्पोरेट वेल जो है वो लिफ्ट हो चुकी है और अपना प्रोविजन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है।